मुंबई की चिलचिलाती धूप आग उगल रही थी। डामर की सड़क से उठती गर्म भाप एक बड़े मंदिर के बाहर लंबी कतार में खड़े लोगों को और भी थका और बेहाल कर रही थी। कठोर और थके हुए चेहरों वाली वयस्कों की भीड़ के बीच दो छोटी छोटी परछाइयां कांप रही थीं। वे दो बहनें थीं। बड़ी वाली करीब 7 साल की होगी। उसके बाल धूप से जल गए थे और उसने ढीले ढाले पुराने कपड़े पहने हुए थे। उसका चेहरा मैला था, लेकिन उसकी आंखें चमकदार और दृढ़ थीं। उसने अपनी छोटी बहन का हाथ कसकर पकड़ रखा था, जो करीब 4 साल की होगी। दुबली, पतली, अपनी बड़ी बड़ी गोल आंखों से हैरानी से चारों ओर देख रही थी। वह थोड़ी थोड़ी देर में खांस रही थी और उसके छोटे कंधे हिल रहे थे। वे दोनों यहाँ 1 घंटे से ज़्यादा समय से खड़ी थीं। कतार बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। छोटी बहन ने अपनी दीदी की कमीज़ खींची और धीमी आवाज़ में कहा, दीदी, आशा, मुझे भूख लगी है। आशा नाम की उस लड़की ने जल्दी से अपनी बहन की पीठ सहलाई। प्रिया, बस थोड़ी देर और हम जल्द ही पहुंच जाएंगे। फिर हमें चावल मिलेंगे और मैं तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाऊंगी। प्रिया ने अपनी साफ आंखों से अपनी दीदी को देखा। लेकिन दीदी, क्या वे हमें चावल देंगे? मैंने कुछ आंटियों को कहते सुना कि केवल जिनके पास गरीबी कार्ड है उन्हें ही मिलेगा। आशा ने अपने सूखे साफ आंखों से फटे होंठों को कसकर भींच लिया। उसने भी यह सुना था, लेकिन वह नहीं जानती थी कि गरीबी कार्ड क्या होता है। उसकी माँ ने कभी इसके बारे में बात नहीं की थी। माँ ने बस इतना कहा था कि अगर वह चली जाए तो दोनों बहनों को एक दूसरे से प्यार करना होगा। अगर बहुत भूख लगे तो मंदिर जाकर खाना मांग लेना। कोई बात नहीं, हम बस यहाँ खड़े रहते हैं। शायद कोई हम पर तरस खाकर हमें थोड़ा सा दे दे। लेकिन दीदी, अगर उन्होंने हमें भगा दिया तो प्रिया ने चिंता से अपनी छोटी उंगलियों से अपनी दीदी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। आशा ने गहरी सांस ली, मजबूत दिखने की कोशिश करते हुए। वे हमें नहीं भगाएंगे। मैं उनसे भीख मांगूंगी। मैं प्रिया के लिए घुटनों पर बैठ जाऊंगी। माँ ने कहा था कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। आगे की भीड़ में अचानक हलचल हुई। मंदिर के दरवाजे और चौड़े खुल गए। कुछ स्वयंसेवकों ने लोगों को अंदर आंगन में आने का निर्देश देना शुरू कर दिया। एक आदमी ने लाउडस्पीकर पर घोषणा की, कृपया शांति से कतार बनाए रखें। जिनके पास टोकन है वे उसे ऊपर उठाएं ताकि हम जल्दी से जांच कर सकें। हर टोकन पर 10 किलो चावल का एक पैकेट है। आशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टोकन, अब एक और चीज़। हमारे पास कुछ भी नहीं है, बस खाली हाथ और प्रिया का भूखा पेट। प्रिया यह सुनकर डर गई और अपनी दीदी की कमीज़ खींचने लगी। दीदी, आशा, वे टोकन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे पास नहीं है। आशा ने अपनी बहन का हाथ और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे अपनी बची खुची ताकत देना चाहती हो। बस चुपचाप खड़ी रहो, रोना मत। रोने से लोग तरस नहीं खाते। उसने आगे देखा, जहाँ सफ़ेद चावल की बोरियां ऊंचे ढेर में लगी थीं। नए चावल की महक हवा के साथ उड़कर आ रही थी, जिससे उसका पेट भी गुड़गुड़ाने लगा। 2 दिन हो गए थे। दोनों बहनों ने सिर्फ सूखे नूडल्स खाकर गुजारा किया था। आखिरी पैकेट मकान मालकिन ने कल दया करके दिया था। ठीक उनके सामने खड़ी एक महिला ने उन्हें सिर से पांव तक तीखी नज़रों से देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं जो बच्चों को यहाँ भीड़ में छोड़ दिया? आशा ने डरते हुए धीरे से कहा, जी, हम चावल लेने आए हैं। उस महिला ने होंठ सिकोड़े, चावल लेने आए हैं? अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारे पास टोकन है नहीं है तो कहीं और जाकर खेलो। लोगों को काम करने दो। भीड़ बढ़ा रहे हो। प्रिया इतनी डर गई कि वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीदी, आशा, मुझे डर लग रहा है। आशा ने जल्दी से अपनी बहन को गले लगा लिया। एक हाथ से उसका मुंह ढका और दूसरे से उसकी पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगी। चुप पर आशा ने जल्दी से, हो जाओ प्रिया, चुप हो जाओ, रोना नहीं। आसपास के लोगों की नज़रें अब उन दोनों पर टिक गई थीं। कुछ को दया आ रही थी, कुछ नाराज़ थे और कुछ ने अनदेखा कर दिया। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर किसी की अपनी परेशानियां थीं। किसी के पास 2 अजनबी बच्चों पर ध्यान देने का समय कहाँ था। आशा को बेबसी और अपमान महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उसने उन्हें वापस अंदर निगलने की कोशिश की।
वह रो नहीं सकती थी, वह बड़ी बहन थी। उसे प्रिया के लिए मजबूत रहना था। माँ ने आंखें बंद करने से पहले यही कहा था, मुझे माफ़ कर दो प्रिया। आशा ने अपनी बहन के कान में फुसफुसाया। उसकी आवाज़ भर्रा गई, मैं तुम्हारा पेट नहीं भर सकी। ठीक उसी समय एक चमचमाती काली लग्जरी कार सड़क के दूसरी तरफ आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और एक शानदार सूट पहने हुए एक आदमी बाहर निकला। वह लंबा था, उसका चेहरा भावशून्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी थी। वह चुपचाप भीड़ को देखता रहा, फिर मंदिर के गेट की ओर बढ़ा। किसी ने उसे नहीं पहचाना। किसी को नहीं पता था कि वह आदमी अर्जुन खन्ना था, वह युवा अरबपति जिसने आज के इस चैरिटी कार्यक्रम के लिए सारे चावल दान किए थे। अर्जुन को शोर शराबा पसंद नहीं था। वह यहाँ बस यह सुनिश्चित करने आया था कि उसके फाउंडेशन द्वारा आयोजित चैरिटी कार्यक्रम सुचारू रूप से चले, कि चावल के पैकेट सच ना पा मैं ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। वह एक कोने में चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसका सहायक रवि उसके बगल में खड़ा था और बीच बीच में स्थिति की जानकारी दे रहा था। सर, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद है कि अगले 2 घंटों में सब बंट जाएगा। अर्जुन ने सिर हिलाया। उसकी नज़रें अभी भी भीड़ पर थीं। उसने ऐसे बहुत से चेहरे देखे थे, चेहरे जिन पर मेहनत भरी जिंदगी और रोटी कपड़े की चिंता की गहरी लकीरें थीं। वह चैरिटी प्रसिद्धि के लिए नहीं करता था, बल्कि एक दूसरे कारण से, एक ऐसा कारण जिसे उसने हमेशा अपने दिल में दफन कर रखा था। यह उसकी गलती को सुधारने का, अपनी आत्मा को कम दोषी महसूस कराने का एक तरीका था। अचानक उसकी नज़रें ठहर गईं। वयस्कों की भीड़ के बीच उसने 2 बच्चों को देखा। 2 मैले कुचैले बच्चे अजीब तरह से अलग दिख रहे थे। बड़ी बहन रोती हुई छोटी बहन को चुप करा रही थी। वह सुन नहीं सकता था कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन वह बड़ी लड़की के गले लगाने में सुरक्षा और छोटी लड़की के कांपते शरीर में डर देख सकता था। बड़ी लड़की की आंखों में कुछ था, एक चुभने वाली दृढ़ता, जिसने उसके दिल में बिना किसी कारण के एक दर्द पैदा कर दिया। वे आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी? रवि, उसने धीरे से बुलाया। सहायक ने तुरंत सिर झुकाया। जी सर, वे 2 बच्चे। उसने आशा और प्रिया की ओर इशारा किया। यहाँ बच्चे क्या कर रहे हैं? रवि ने ध्यान से देखा। शायद अपने माता पिता के साथ आए होंगे सर, लेकिन लगता है उनके पास टोकन नहीं है। मैंने अभी अपने कर्मचारियों को उन्हें बाहर भेजने के लिए कहते सुना, ताकि कोई अव्यवस्था न हो। अर्जुन ने त्योरियां चढ़ाईं। बाहर भेज रहे हैं जी। नियम है कि या तो टोकन हो या पंचायत की गरीबी सूची में नाम हो सर, ताकि निष्पक्षता बनी रहे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें दोनों बहनों पर टिकी रहीं। उसने देखा कि बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को खींचकर भीड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसका चेहरा निराशा और शर्म से झुका हुआ है। उसकी वह लड़खड़ाती चाल उसके दिल में चाकू की तरह चुभ गई। उसे 8 साल पहले का वाकया याद आ गया। एक लड़की जिसकी आंखों में ऐसी ही दृढ़ता थी, एक लड़की जिसे वह अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन जिसे उसने और उसके परिवार ने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। रुको, अर्जुन ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ गहरी हो गई। उसने अपना महंगा सूट उतारकर सहायक रवि को दिया और भीड़ की ओर बढ़ गया। लोग अपने आप हट गए। उस अजनबी आदमी के अंदाज से थोड़े हैरान थे। उसे कोई परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य बस वे 2 छोटी परछाइयाँ थीं जो जाने की कोशिश कर रही थीं। 1 मिनट रुको, एक गर्म आवाज़ उनके ठीक पीछे गूंजी। आशा चौंक कर मुड़ी। एक लंबा अजनबी आदमी दोनों बहनों के सामने खड़ा था। उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, यहाँ के लोगों जैसा नहीं था। आशा ने इंस्टिंक्टिवली अपनी बहन प्रिया को कसकर पकड़ लिया और एक कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में सतर्कता थी। प्रिया अपनी दीदी के पीछे छिप गई, बस एक आंख से उस अजनबी को झोंक रही थी। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया ताकि वह बच्चों की आंखों के स्तर पर आ सके। उसने अपनी आवाज़ को जितना हो सके उतना कोमल बनाने की कोशिश की। तुम दोनों चावल लेने आई हो? आशा ने सिर हिलाया, होंठ कसकर बंद कर लिए।
एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। अकेले क्यों आई हो तुम्हारे माता? पिता कहाँ हैं? उसके सवाल ने जैसे सबसे गहरे घाव को छू लिया। आशा की आंखें अचानक लाल हो गईं और आंसुओं से भर गईं। उसने सिर हिलाया। आंसू टप टप गिरने लगे। हमारे हमारे पापा नहीं हैं। माँ चली गई। अर्जुन का दिल बैठ गया। माँ चली गई का क्या मतलब है? उसने और सोचने की हिम्मत नहीं की। उसने आशा के मैले चेहरे को देखा और फिर कांपती हुई प्रिया को। उसे कुछ बहुत जाना पहचाना लगा, कुछ जो उस जैसा था और कुछ जो उस जैसी थी। एक पागलपन भरा विचार उसके दिमाग में कौंधा, नहीं, यह नहीं हो सकता, निश्चित रूप से नहीं। लेकिन वह अपनी आंखें उनसे हटा नहीं पा रहा था। उसे एक अजीब सा जुड़ाव महसूस हुआ, इन दो छोटी जिंदगियों की रक्षा करने की एक प्रबल इच्छा। क्या मैं तुम दोनों को चावल दे सकता हूँ? उसने रूखी आवाज़ में पूछा। आशा ने ऊपर देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद थी। सच, सच में, सच में। अर्जुन मुस्कुराया, एक दुर्लभ मुस्कान। लेकिन पहले क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम दोनों का नाम क्या है? जैसे ही आशा और प्रिया के मन में उम्मीद की एक किरण जगी, कड़वी सच्चाई फिर से सामने आ गई। वही बदमिजाज महिला फिर से बीच में आ गई। ए लड़के, तुम कौन होते हो? ये अधिकार देने वाले, ये चावल चैरिटी का है, इसके लिए टोकन और कोटा है। अगर सब तुम्हारी तरह करने लगे तो यहाँ अराजकता फैल जाएगी। आसपास के कुछ लोग भी फुसफुसाने लगे। हाँ, नियम तो होने ही चाहिए। बच्चे हैं तो घर जाओ अपने माँ बाप के पास। यहाँ बूढ़ों और गरीबों के चावल में हिस्सा क्यों ले रहे हो? ज़रूर इनकी माँ ने ही भेजा होगा। ये शब्द आशा के कोमल दिल में अदृश्य चाकुओं की तरह चुभ गए। उसने शर्म और अपमान से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने अपनी बहन को और कसकर पकड़ लिया। प्रिया ने अपनी दीदी का कांपना महसूस किया और फिर से रोने लगी। दीदी, आशा, चलो घर चलते हैं, मुझे खिचड़ी नहीं खानी। सहायक रवि ने स्थिति को बिगड़ते देखा और जल्दी से आगे बढ़ा। उसे अर्जुन की असली पहचान और उन दो बच्चों के बारे में नहीं पता था। उसने बस सोचा कि उसके बॉस को क्षणिक दया आ गई है। उसने विनम्रता से झुककर कहा, सर, क्या मैं इसे संभाल लूं? यह कार्यक्रम को प्रभावित करेगा। फिर वह आशा की ओर मुड़ा। उसकी आवाज़ नरम लेकिन दृढ़ थी। बच्चों, यहाँ नहीं हो सकता। तुम दोनों बाहर जाकर इंतज़ार करो। बाद में अगर कुछ बचा तो मैं तुम्हारे लिए ले आऊँगा। उन्हें भगाओ। बिना टोकन के हैं तो कहीं और जाएं। वह महिला अभी भी नहीं मानी। उसकी आवाज़ और तेज़ हो गई। यह वाक्य आखिरी तिनका था। आशा ने सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी नज़रें आश्चर्यजनक रूप से विद्रोही थीं। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी बहन का हाथ पकड़ा और जाने के लिए मुड़ गई। वह भूखा रहना पसंद करेगी, लेकिन और अपमान नहीं सह सकती। एक 7 साल की बच्ची का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ था। रुको, अर्जुन की आवाज़ गूंजी, तेज़ नहीं लेकिन इतनी शक्तिशाली कि सारी फुसफुसाहटें बंद हो गईं। पूरी भीड़ खामोश हो गई। वह सीधा खड़ा हो गया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसकी नज़रें घूमी और उस बड़बोली महिला पर देर तक टिकी रहीं, जिससे वह डरकर पीछे हट गई। वह सहायक रवि की ओर मुड़ा और दांत पीसकर बोला, तुम्हें इन्हें बाहर निकालने का अधिकार किसने दिया? रवि का चेहरा पीला पड़ गया और वह हकलाने लगा। सर, मैं बस, तुम नौकरी से निकाले जाते हो। अर्जुन ने एक एक शब्द साफ साफ कहा। अपना सामान उठाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। रवि स्तब्ध रह गया और आसपास के सभी लोग भी सन्न रह गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्यों एक अमीर आदमी 2 मैले कुचैले बच्चों के लिए इतना गुस्सा हो रहा है? अर्जुन ने आसपास की हैरान नज़रों पर ध्यान नहीं दिया। वह दोनों बहनों की ओर मुड़ा। आशा और प्रिया भी डरी हुई आंखों से उसे देख रही थीं। समझ नहीं पा रही थीं कि यह आदमी कौन है जो इतना डरावना है। वह फिर से घुटनों पर बैठ गया। इस बार उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। फिर वह खुद
चावल के ढेर के पास गया, आसानी से 10 किलो की एक बोरी उठाई। उसने बोरी दोनों बहनों के सामने रख दी। यह तुम्हारी है। आशा अभी भी सदमे में खड़ी थी। यह देखकर अर्जुन ने अपने बटुए से नोटों की एक गड्डी निकाली। उसने गिना नहीं, बस एक मोटी गड्डी निकालकर आशा की फटी हुई जेब में डाल दी। और यह भी, इससे खाना और अपनी बहन के लिए दवा खरीद लेना। आशा चौंक गई और इंस्टिंक्टिवली उसे वापस करने की कोशिश की। नहीं अंकल, हमें बस चावल चाहिए थे, हम पैसे नहीं लेंगे। माँ कहती थीं कि दूसरों से पैसे नहीं मांगने चाहिए। माँ के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अर्जुन ने धीरे से आह भरी। यह स्वाभिमान, यह दृढ़ता उसे अपने पागलपन भरे विचार पर और भी विश्वास दिला रही थी। रख लो, समझो मैंने उधार दिया है। जब बड़ी हो जाओगी और पैसे कमाओगी तो मुझे लौटा देना। उधार और लौटाना शब्द सुनकर आशा ने झिझकते हुए हाथ बढ़ाया। वह किसी का कर्जदार नहीं बनना चाहती थी, लेकिन प्रिया बीमार थी, भूखी थी। शायद यही एकमात्र तरीका था। ठीक उसी समय जैसे उसे कुछ बहुत ज़रूरी याद आया हो, आशा ने जल्दी से अपनी कमीज़ के अंदर हाथ डाला जहां उसने अपनी सबसे कीमती चीज़ छिपा रखी थी। वह एक पुराना पीला मुड़ा हुआ पत्र था, जिसे सावधानी से 4 बार मोड़ा गया था। उसने इसे अपनी माँ के मरने के दिन से अपने पास रखा था। माँ ने कहा था कि यह खजाना है, आखिरी उम्मीद है। उसने झिझकते हुए वह पत्र अर्जुन के सामने किया। उसकी आवाज़ उम्मीद से कांप रही थी। अंकल, क्या आप पढ़ना जानते हैं? अर्जुन हैरान हुआ। हाँ, क्यों, क्या हुआ? क्या आप कृपया मेरे लिए यह पत्र पढ़ देंगे? आशा ने कहा। उसकी बड़ी गोल आंखें विनती कर रही थीं। मेरी माँ ने कहा था, जब तुम्हें कोई बहुत अच्छा इंसान मिले तो उससे यह पत्र पढ़वाना। मुझे लगता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। एक पत्र। अर्जुन ने धीरे से माथा सिकोड़ा, लेकिन उसने फिर भी कोमलता से उस पुराने कागज़ को लड़की के हाथ से ले लिया। कागज़ समय के साथ नरम और पीला पड़ गया था। उसने सावधानी से उसे खोला। अर्जुन ने उत्सुकता से पत्र खोला। उसने सोचा कि शायद ये उसकी माँ का पत्र है, जो किसी रिश्तेदार को बच्चों की देखभाल के लिए लिखा गया होगा। अंदर की लिखावट पतली, थोड़ी कांपती हुई, लेकिन बहुत सुंदर थी, ठीक उस लड़की की लिखावट की तरह जिसे वह कभी जानता था। उसने पहली पंक्तियाँ पढ़नी शुरू की। प्रिय अर्जुन खन्ना। अर्जुन खन्ना नाम सुनकर वह खुद चौंक गया। उसने ऊपर आशा को देखा, फिर नीचे पत्र को। क्या ऐसा भी संयोग हो सकता है इस दुनिया में? हज़ारों अर्जुन खन्ना होंगे, यह मैं नहीं हो सकता। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की और आगे पढ़ा। अगर किसी दिन मेरी बेटी आपको मिल जाए या किसी ऐसे अच्छे इंसान को मिले जो यह पत्र पढ़कर आप तक पहुंच सके, तो कृपया मेरी कहानी सुने। मैं मीरा हूँ। मीरा। यह 2 शब्द उसके कानों में बिजली की तरह कड़के। अर्जुन की दुनिया जैसे रुक गई। उसके हाथ कांपने लगे। उसके हाथ में वह पतला कागज़ हज़ारों किलो का लगने लगा। मीरा। यह वही थी, वह लड़की जिसे वह कई सालों से निराशा में ढूंढ रहा था। उसने ऊपर देखा और दोनों बच्चों को घूरने लगा। आशा का चेहरा दृढ़ता से भींचे हुए होंठ, प्रिया का चेहरा बड़ी गोल और साफ आंखें। वे सभी परिचित चेहरे जिन्हें वह पहले नहीं पहचान पाया था, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। वे उस जैसे दिखते थे और वे उस जैसी भी दिखती थी। उसका गला रुंध गया। उसने एक गहरी सांस लेने की कोशिश की ताकि वह आगे बढ़ सके, लेकिन हवा जैसे जम गई थी। आसपास की सारी आवाज़ें गायब हो गईं। बस उसके सीने में पागलों की तरह धड़कते दिल की आवाज़ थी और उसकी आंखों के सामने नाचते हुए शब्द थे। मुझे माफ़ कर देना कि मैं बिना कुछ कहे चली गई। उस दिन तुमसे दूर जाने के 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मुझ में वापस आने की हिम्मत नहीं थी। मैं तुम्हारे करियर में बाधा नहीं बनना चाहती थी और तुम्हारी माँ का सामना तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मैंने अकेले ही आशा को जन्म दिया और 3 साल बाद प्रिया को। अर्जुन की आंखें धुंधला गईं। वह अब जोर से नहीं पढ़ रहा था। वह चुपचाप एक एक शब्द पढ़ रहा था, जैसे हज़ारों सुइयां उसके दिल में चुभ रही हों।
मेरे बच्चे, वे मेरे बच्चे हैं। पिछले कुछ सालों से वह विलासिता में जी रहा था, जबकि उसे अकेले ही उसके 2 बच्चों को जन्म देना और पालना पड़ा। उसे खुद से घिन आने लगी, वह कितना घटिया था। हम माँ बेटियों की ज़िंदगी गरीब ज़रूर थी, लेकिन हम बहुत खुश थे। आशा और प्रिया मेरे लिए भगवान का सबसे कीमती तोहफ़ा है, लेकिन मेरे पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अर्जुन, डॉक्टर कहते हैं कि मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। मुझे मरने से डर नहीं लगता। मुझे बस ये डर है कि जब मैं चली जाऊंगी तो हमारे बच्चों का कोई सहारा नहीं होगा। आखिरी स्टेज का कैंसर अर्जुन को लगा, जैसे उसके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है। वह मर गई नहीं, यह नहीं हो सकता। उसने कसम खाई थी कि वह उसे ढूंढ निकालेगा, उसकी हर तकलीफ़ की भरपाई करेगा। लेकिन अब क्या बहुत देर हो चुकी है। उसने पत्र की आखिरी पंक्तियां पढ़ीं, जहां लिखने वाले के आंसुओं से लिखावट धुंधली हो गई थी। मैं तुमसे कुछ मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती, बस एक आखिरी प्रार्थना है। अगर तुम यह पत्र पढ़ो तो कृपया इन 2 बच्चों को देखना, वे निर्दोष हैं। कृपया मेरी जगह उनका ख्याल रखना। मुझे यह नहीं चाहिए कि तुम उन्हें अपनी बेटी मानो, बस उन्हें एक छत और भरपेट खाना दे देना। उन्हें बताना कि उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती थी, और अगर हो सके तो बड़ी वाली से कहना, उसका नाम आशा है, कि वह तुम्हारी बेटी है। क्योंकि पत्र वहीं अचानक ख़त्म हो गया था, जैसे लिखने वाले में और लिखने की ताकत नहीं बची थी। अर्जुन और बर्दाश्त नहीं कर सका। धड़ाम, वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसका लंबा शरीर दोनों बच्चों के सामने ज़मीन पर ढेर हो गया। पत्र उसके हाथ से छूट गया। उस आदमी का चेहरा, जो हमेशा ठंडा और घमंडी रहता था, अब पीला पड़ गया था और आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने अपना सिर पकड़ लिया और झुक गया। उसके चौड़े कंधे बुरी तरह कांप रहे थे। उसका रोना आवाज़हीन था, बस सिसकियाँ थीं जो असहनीय दर्द बयां कर रही थीं। यह दृश्य देखकर वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध रह गया। बड़बोली महिला से लेकर कतार में खड़े लोगों और स्वयंसेवकों तक सब हैरान थे। जिस सहायक रवि को अभी अभी नौकरी से निकाला गया था, वह भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। केवल 2 बच्चे थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आशा ने उस अच्छे आदमी को अचानक गिरकर रोते देखा तो घबरा गई। अंकल, आपको क्या हुआ? प्रिया भी डरकर अपनी दीदी की कमीज़ खींचने लगी। दीदी, आशा अंकल रो रहे हैं। आशा झिझकते हुए आगे बढ़ी। उसका छोटा मैला हाथ अर्जुन के कांपते कंधे पर धीरे से रखा। अंकल, आप रोइए मत। क्या मेरी माँ ने कुछ ऐसा लिखा जिससे आप दुखी हो गए? लड़की के मासूम सवाल ने अर्जुन का दिल और तोड़ दिया। उसने सिर उठाया। उसका आंसुओं से भीगा चेहरा सीधे आशा को देख रहा था। तुम्हारा नाम आशा है ना जी? और यह मेरी बहन प्रिया है। जी सही है। अर्जुन ने अपनी 7 साल की बेटी को देखा, वह बेटी जिसके अस्तित्व के बारे में वह कभी नहीं जानता था। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया, उसके गाल को छूना चाहता था, लेकिन फिर वापस खींचा। लिया, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं एक बहुत बुरा पिता हूँ। हे भगवान, मीरा। उसने निराशा में उसका नाम पुकारा। वह और कुछ नहीं कह सका, बस ज़मीन पर सिर रखकर एक बच्चे की तरह रोने लगा। 8 सालों में पहली बार वह फौलादी आदमी सैकड़ों आँखों के सामने दिन दहाड़े पूरी तरह टूट गया था। अर्जुन सभी की हैरानी के बीच चुपचाप चावल वितरण स्थल से चला गया। वह न तो कंपनी गया और न ही अपने बंगले। उसने ड्राइवर से बस गाड़ी चलाने को कहा, बिना किसी मंजिल के। लग्जरी कार मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर बिना किसी लक्ष्य के घूमने लगी, लेकिन उसका दिमाग 8 साल पहले की एक दर्दनाक याद में गोता लगा रहा था। तब वह सिर्फ 22 साल का एक लड़का था, विदेश से पढ़ाई पूरी करके लौटा था, अपने अंदर महत्वाकांक्षा और प्यार की आग लिए हुए। वह अब जैसा ठंडा और भावशून्य अरपति नहीं था। वह मीरा से एक आर्ट प्रदर्शनी में मिला था। वह एक गरीब चित्रकार थी जो अवसर की तलाश में वहाँ आई थी, और वह एक मेहमान था।
वह तुरंत उसकी साफ मुस्कान और उसकी आंखों में हमेशा चमकने वाली दृढ़ता की ओर आकर्षित हो गया था। वे एक दूसरे से पागलों की तरह प्यार करने लगे, एक शुद्ध और तीव्र प्यार। वह उसे अपने परिवार से मिलाने ले गया। माँ, यह मीरा है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसकी माँ श्रीमती सावित्री एक कुलीन महिला जो हैसियत को बहुत महत्व देती थी, ने मीरा को सिर से पांव तक चाकू जैसी तीखी नज़रों से देखा। इस कुलीन महिला जो हैसियत को बहुत महत्व देती थी, लड़की का परिवार क्या करता है, इसके माता पिता कौन हैं, उसने मीरा के लिए जवाब दिया जो उस समय घबराई हुई थी। वह एक चित्रकार है माँ। उसके माता पिता जल्दी ही गुजर गए, वह अकेली रहती है। श्रीमती सावित्री ने तिरस्कार से होंठ सिकोड़े। चित्रकार, एक अनाथ लड़की बिना किसी खानदान, बिना पैसे के इस घर में किस भरोसे कदम रखने की सोच रही है? क्या उन फालतू पेंटिंग्स के सहारे माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? उसकी माँ ने गुस्से से कहा। तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम खन्ना ग्रुप के इकलौते वारिस हो। तुम्हारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारे करियर में मदद करे, न कि एक गरीब लड़की जो सिर्फ पैसा हड़पने के फिराक में हो। उस दिन की बातचीत तनावपूर्ण माहौल में खत्म हुई। उसने मीरा का हाथ पकड़कर वादा किया था कि वह अंत तक उसकी रक्षा करेगा। मीरा, मेरी माँ की बातों पर ध्यान मत दो। मैं उन्हें मना लूँगा। मैं तुमसे ही शादी करूँगा। मीरा बस चुप रही। उसकी आंखें उदास थीं। मुझे डर लगता है अर्जुन, मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। बकवास मत करो। प्यार में लायक या नालायक कुछ नहीं होता। उसने सोचा था कि वह यह कर सकता है। उसने योजना बनाई थी कि वह उसे ले जाकर कोर्ट मैरिज कर लेगा, एक ऐसी स्थिति बना देगा जिसे कोई बदल न सके। लेकिन उसने अपनी माँ के इरादों को कम आंका था। कुछ दिनों बाद जब वह माँ की ही व्यवस्था के तहत शहर से बाहर एक बिजनेस ट्रिप पर था, उसकी माँ ने अकेले मीरा से मुलाकात की। वह नहीं जानता कि उसकी माँ ने क्या कहा। वह बस इतना जानता था कि जब वह वापस आया तो मीरा का छोटा सा कमरा खाली था। वह गायब हो गई थी, बिना एक शब्द कहे, बिना कोई निशान छोड़े। उसने उसे पागलों की तरह हर जगह ढूंढा। वह उन जगहों पर गया जहाँ वे मिला करते थे, उसके दोस्तों से पूछा, लेकिन सब बेकार। वह जैसे दुनिया से गायब हो गई थी। उसने अपनी माँ से ज़ोरदार झगड़ा किया। क्या आपने उसके साथ कुछ किया? आपने मीरा से क्या कहा? श्रीमती सावित्री ने ठंडेपन से कहा। मैंने बस वही कहा जो ज़रूरी था। उस लड़की को अपनी औकात समझ आ गई और वह चली गई। ये उसके लिए और तुम्हारे लिए भी सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी माँ। क्या आप जानती हैं, उसने निराशा में चिल्लाया, तुम बाद में मुझे धन्यवाद दोगे। यह प्यार व्यार सब बेकार की बातें हैं। करियर ही है जो हमेशा साथ रहता है। उस दिन से अर्जुन जैसे एक अलग ही इंसान बन गया। वह एक मशीन की तरह काम में डूब गया, दर्द को महत्वाकांक्षा में बदल दिया। उसने खन्ना ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत के सबसे युवा और शक्तिशाली अरबपतियों में से एक बन गया। उसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, हैसियत, लेकिन उसका दिल मर चुका था। रातों को मीरा की परछाई और मुस्कान अब भी उसे हर सपने में सताती थी। गाड़ी रोको, उसने अचानक ड्राइवर को आदेश दिया। कार मुंबई में एक नदी के किनारे रुक गई। उसने दरवाज़ा खोला, बाहर निकला और रात की तेज़ हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। फटा हुआ पत्र अभी भी उसकी जेब में था। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे आखिरी स्टेज का कैंसर है। आशा, वह तुम्हारी बेटी है। वे पंक्तियाँ उसके दिल को चीर रही थीं। उसके 2 बच्चे थे और जिस महिला से वह प्यार करता था उसे यह सब अकेले सहना पड़ा, जबकि वह विलासिता और पश्चाताप में जी रहा था। उसने अपना फ़ोन निकाला और रवि का नंबर डायल किया, वह सहायक जिसे उसने गुस्से में निकाल दिया था। दूसरी तरफ से तुरंत फ़ोन उठा। आवाज़ में चिंता थी। अर्जुन, सर आपने मुझे बुलाया। अर्जुन की आवाज़ भारी थी। सुबह जो हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। तुम अभी भी मेरे लिए काम करते हो।
अब मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी काम करवाना है, तुरंत। जी सर, आप बस बताइए। मुझे आज चावल वितरण में आए उन 2 बच्चों के बारे में सारी जानकारी चाहिए। एक का नाम आशा 7 साल की और दूसरी का नाम प्रिया 4 साल की। उनकी माँ का नाम मीरा शर्मा है। पता करो कि वे कहाँ रह रहे हैं। किसी भी कीमत पर पता करो, जल्दी करो। उसने फ़ोन काट दिया। उसकी आंखें काली नदी को देख रही थीं। उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसे जानना था कि मीरा के साथ क्या हुआ था, और सबसे ज़रूरी उसे अपने बच्चों को ढूंढना था। भले ही बहुत देर हो चुकी हो, उसे भरपाई करनी थी। रवि एक प्रतिभाशाली और कुशल सहायक था। एक डरावने अनुभव से गुजरने के बावजूद उसने तुरंत काम शुरू कर दिया। खन्ना ग्रुप के नेटवर्क और संसाधनों के साथ एक बड़े शहर में 2 बच्चों का पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। सिर्फ 2 बच्चों का पता लगाना बहुत मुश्किल काम नहीं था। घंटे बाद अर्जुन का फ़ोन बजा। सर, मुझे पता चल गया है। अर्जुन कार में बैठा था, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। वे कहाँ हैं? धारावी की एक झुग्गी बस्ती में सर। पता है। रवि ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अर्जुन ने उसे बीच में ही टोक दिया। मुझे पता भेजो, मैं तुरंत वहाँ पहुँच रहा हूँ। काली लग्जरी कार मुंबई के धारावी की एक संकरी, घुमावदार और गीली गली में मुड़ी। गली इतनी संकरी थी कि बस एक मोटर बाइक ही गुजर सकती थी, इसलिए अर्जुन को गली की शुरुआत में ही उतरकर पैदल चलना पड़ा। सीलन, कचरे और बचे हुए खाने की तेज़ बदबू आ रही थी। वह एक दूसरे से सटी जर्जर झोपड़ियों के पास से गुजरा, जिनकी दीवारों का प्लास्टर उखड़ा हुआ था। यह वह जगह थी जहां मीरा और उसके बच्चे रहते थे। उसके सीने में एक तेज़ दर्द उठा। वह गगनचुंबी इमारतों और आलीशान बंगलों का आदी था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उसने ऐसी जगह पर कैसे गुजारा किया होगा। वह गगनचुंबी इमारतों और आलीशान बंगलों का आदी था। उस घर के नंबर पर पहुंचा जो रवि ने बताया था। यह टिन की छत वाली झोपड़ियों की एक कतार थी जो जंग खा चुकी थी। एक मध्यम आयु की दयालु दिखने वाली लेकिन जिज्ञासु महिला दरवाजे पर बैठी पंखा झल रही थी। वह मकान मालकिन थी। इस झुग्गी में एक अमीर आदमी को देखकर उसने उसे शक की नज़रों से देखा। किसे ढूंढ रहे हो? अर्जुन ने शांत रहने की कोशिश की। आंटी, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ मीरा शर्मा नाम की कोई महिला अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती थी? मीरा का नाम सुनते ही मकान मालकिन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में थोड़ी दया थी। मीरा, तुम उसके कोई रिश्तेदार हो जी, आप ऐसा कह सकती हैं। अर्जुन ने जवाब दिया। उसका गला सूख रहा था। मकान मालकिन ने लंबी सांस छोड़ी। बेचारी लड़की सुंदर और नेक थी, लेकिन किस्मत बहुत खराब थी। पिछले हफ्ते ही गुजर गई। बेटा। पत्र से मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद अपने कानों से इस बुरी खबर की पुष्टि सुनकर अर्जुन को लगा जैसे दुनिया घूम रही है। उसे खड़े रहने के लिए बगल की टूटी फूटी दीवार का सहारा लेना पड़ा। गुजर गई? हाँ बेटा, गुजर गई। मकान मालकिन ने दया से भरी आवाज़ में कहा। उसे कैंसर था। आखिरी कुछ महीनों में बहुत तड़पी। पैसे नहीं थे, दवा दारू भी नहीं। बस उन 2 बच्चियों के लिए जी रही थी। बेचारी आशा और प्रिया इतनी छोटी उम्र में अनाथ हो गईं। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मकान मालकिन का हर शब्द उसके सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। तो वे दोनों बच्चियां अब कहाँ हैं? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। उसी कमरे में है। और कहाँ? जब से उनकी माँ गुजरी है, आशा ही अपनी बहन का ख्याल रख रही है। पड़ोस के लोग तरस खाकर कोई नूडल्स का पैकेट दे देता है, कोई अंडा। आज सुबह दोनों बहनें कहीं जल्दी निकल गईं। शायद भीख मांगने गई होंगी बेटा। बहुत बुरा लगता है। उसने कतार के आखिरी कमरे की ओर इशारा किया, जिसका लकड़ी का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। वह रहा उनका कमरा। तुम अंदर जाकर देख सकते हो। उसका सामान अभी भी वहीं है। मेरा भी उसे हटाने का मन नहीं हुआ। अर्जुन जैसे सपने में चल रहा था। उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला। कमरा बस 10 वर्ग मीटर का था, सीलन भरा और अंधेरा। एक पुराना बिस्तर, एक छोटी मेज़ और रस्सी पर लटके कुछ कपड़ों के अलावा कोई कीमती सामान नहीं था।
मेज़ पर लकड़ी के फ्रेम में एक छोटी सी तस्वीर थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। यह मीरा की तस्वीर थी। वह मुस्कुरा रही थी और अपनी गोद में 2 बच्चों को लिए हुए थी। आशा और प्रिया तब और भी छोटी लग रही थी। उसकी मुस्कान पहले की तरह ही साफ थी, लेकिन उसकी आंखों में थकान और चिंता की लकीरें आ गई थीं। वह ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ा, तस्वीर को सीने से लगाकर। मीरा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से आया, मुझे माफ़ कर दो। उसके आंसू फिर से बहने लगे, जिन्हें वह रोक नहीं पा रहा था। उसने उसे खो दिया था और अब वह उसे केवल एक पुरानी तस्वीर और 2 मासूम बच्चों के माध्यम से ही पा सकता था, जो सड़क पर खाना मांगने के लिए भटक रहे थे। उसे क्या करना चाहिए? इस अक्षम्य पाप की भरपाई के लिए उसे क्या करना चाहिए? आशा और प्रिया बड़ी मुश्किल से चावल की बोरी लेकर अपने कमरे तक पहुंची। 10 किलो की बोरी बहुत भारी थी। आशा को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी उसे खींचते हुए और घसीटते हुए गली से लाना पड़ा। कमरे के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते वह पसीने से तरबतर हो गई थी और उसकी सांस फूल रही थी। प्रिया उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी, उस अजनबी अंकल द्वारा दिए गए कुछ नोटों को हाथ में पकड़े हुए, उन्हें किसी खजाने की तरह संभाल रही थी। दीदी आशा, हमारे पास चावल हैं, हमारे पास तुम्हारी दवा के लिए पैसे भी हैं। आशा कमज़ोरी से मुस्कुराई और देहली पर बैठ गई। हाँ, हमारे पास हैं प्रिया, अब तुम भूखी नहीं रहोगी। उस रात लगभग 1 हफ्ते में पहली बार दोनों बहनों ने पेट भरकर सफ़ेद चावल की खिचड़ी खाई। आशा ने एक कटोरी गाढ़ी खिचड़ी अपनी बहन को दी और खुद पतीले के नीचे बची पतली खिचड़ी खाई। छोटा अंधेरा कमरा, एकमात्र बल्ब से पीली रोशनी 2 छोटी परछाइयों पर पड़ रही थी, जो पुराने बिस्तर पर सिमटी हुई थी। रात बहुत हो चुकी थी, लेकिन दोनों अभी भी सो नहीं पाई थी। प्रिया ने अपनी दीदी को कसकर पकड़ लिया और फुसफुसाई, दीदी आशा, मुझे माँ की याद आ रही है। आशा ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और सहलाया। मुझे भी माँ की याद आती है, लेकिन माँ चली गई हैं, वह आसमान में एक तारा बन गई हैं। सच में दीदी, मैं आसमान में देखती हूँ तो मुझे माँ कहीं नहीं दिखती। प्रिया ने मासूमियत से पूछा। क्योंकि वहाँ बहुत सारे तारे हैं, हम नहीं जानते कि कौन सा माँ है, लेकिन माँ हमें देख रही हैं। माँ ने कहा था कि हमें अच्छा बनना है और एक दूसरे से प्यार करना है ना जी? प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। फिर वह खांसने लगी, उसका पूरा शरीर कांप गया। आशा ने चिंता से उसका माथा छुआ, अभी भी थोड़ा गर्म था। क्या तुम बहुत थक गई हो? कल मैं उन अंकल के दिए पैसों से तुम्हारे लिए दवा ले आऊँगी। वह अंकल बहुत थक गई हो, अच्छे थे, है ना दीदी? प्रिया को अचानक याद आया। और वह हैंडसम भी थे, पर वह क्यों रो रहे थे? दीदी आशा को भी नहीं पता था। उसे बस उस लंबे अमीर आदमी का ज़मीन पर गिरकर सिसकने का दृश्य याद था। मुझे नहीं पता, शायद उन्होंने माँ का पत्र पढ़ा इसलिए दुखी हो गए। माँ के पत्र में ऐसा क्या था जो दुखी कर दे? क्या माँ ने अंकल को डांटा था? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारी माँ बहुत अच्छी थी। आशा ने आह भरी। माँ ने कहा था कि पत्र में कोई हमें लेने आएगा। पता नहीं वह अंकल ही थे या नहीं। अगर वह हमें लेने आए तो कितना अच्छा होगा दीदी। प्रिया की आंखें चमक उठीं। उनका घर ज़रूर बहुत बड़ा होगा, वहाँ बहुत सारे चावल होंगे, हम फिर कभी भूखे नहीं रहेंगे। अपनी बहन की बात सुनकर आशा का दिल भर आया। उसे बड़े घर का सपना नहीं था, वह बस एक ऐसी जगह का सपना देखती थी जहाँ दोनों बहनें एक साथ रह सकें, जहाँ कोई उन्हें भगाए नहीं, जहाँ उन्हें अगले वक्त के खाने की चिंता न करनी पड़े। सो जाओ, हमें कल भी जीना है। आशा ने अपनी बहन को शांत किया। प्रिया ने बात मानी और आंखें बंद कर लीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वह फिर से हिली। दीदी आशा, मैं यहीं हूँ। अगर माँ तारा बन गईं तो क्या उन्हें ठंड लगती होगी? क्या उन्होंने गर्म कपड़े पहने होंगे? अपनी बहन के मासूम सवाल से आशा अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने अपना चेहरा अंदर की ओर मोड़ लिया ताकि उसकी सिसकियां सुनाई न दें। नहीं, आसमान में बहुत गर्मी होती है, माँ को ठंड नहीं लगेगी। सो जाओ प्रिया। आशा अपनी बहन को वैसे ही गले लगाए रही और धीरे धीरे वह लोरी गाने लगी जो माँ गाया करती थी। उसकी आवाज़
अंधेरी रात में खो गई। बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी। रात लंबी और ठंडी थी। बिना माँ के बस दो बहनें एक दूसरे को गले लगाए अपनी थोड़ी सी गर्मी और असीम प्यार से एक दूसरे को गर्म रखने की कोशिश कर रही थीं। आशा नहीं जानती थी कि भविष्य में क्या होगा। वह बस एक बात जानती थी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, उसे प्रिया की रक्षा करनी होगी। यह आखिरी वादा था जो उसने अपनी माँ से किया था।